हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक जीके का, और वो टॉपिक होगा पॉलिटी से रिलेटेड, दैट इज सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 4 मार्क्स एग्जाम में डायरेक्टली इस लेक्चर से मिल जाए। ओके, इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, और अगर आप चाहते हैं ऐसे स्टैटिक जीके के हम टॉपिक्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के कराते रहें तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, सबसे पहले हम सोर्स लेंगे यूएसए, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें हमने सोर्स लिया यूएसए से। अब हम देखते हैं यूएसए से हमने क्या क्या चीजें ली हुई हैं। सबसे पहले लिया हमने फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हमने यूएसए से लिया हुआ है। ठीक है, बता दूं मैं, फंडामेंटल राइट्स आपके पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है और आर्टिकल नंबर 12 से 35 जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। तो देखिए, मैं कुछ की पॉइंट्स भी बताता जाऊंगा जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमने किस कंट्री से लिए, तो करेक्ट आंसर यूएसए होगा। ओके, सेकंड, हमने हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होगी, ये भी हमने यूएसए से लिया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी तभी तो आपका जो लॉ है, याद रखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जुडिशरी भी हमारी इंडिपेंडेंट है, आपको याद रखना है, और ये हमने यूएसए से लिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब आपको पता होगा आज की डेट में पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव्स है, मतलब हमारे जो लॉज बनाते हैं, पार्लियामेंट में लॉ बनता है, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, आपको पता पीएम सीएम ये सब एग्जीक्यूटिव्स हैं। तो ये सब जो एक्टिविटीज करते हैं, ओके, अगर मान लो उन्होंने ऐसा काम किया जो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, तो है ना, ऐसा कानून बना दिया तो उसको चेक करने का काम, मतलब जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या हुआ, कोर्ट के पास पावर है कि वो रिव्यू कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो मतलब जो भी सरकार एग्जीक्यूटिव एक्शन लेती है या ऐसे लॉज बनाती है उसको चेक कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड नहीं होंगे तो उनके जो लॉ होंगे उसको नल और वॉइड भी कर सकता है कोर्ट। तो ये पावर जो है जुडिशियल रिव्यू का, ये भी हमने यूएसए से लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को रिमूव करने का तरीका हमने यूएसए से लिया हुआ है। याद रखना, प्रेसिडेंट हमारे रिमूव होता है फॉर द ग्राउंड ऑफ वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करते हैं तो वो रिमूव होता है अंडर आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट भी हम यूएसए से हमने लिया है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है देश में, आपको पता होगा। ठीक है, देश में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, आप मुझे बताइए अभी देश के वाइस प्रेसिडेंट कौन है। मैं हिंट दे रहा हूं, वो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो महाराष्ट्र के गवर्नर थे। ओके, अब उनको देश का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो हिंट कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है देश के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, क्योंकि ये पोस्ट भी हमने कहां से ली हुई है, दैट इज यूएसए से। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बता दूं अंडर आर्टिकल 66 जो है वो इलेक्ट होते हैं। ओके, और ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। आपने देखा होगा राज्यसभा के ऊपर जो बैठे रहते हैं, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होते हैं वो देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिमूवल प्रोसीजर ऑफ जजेस, मतलब जजेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, है ना, वो प्रोसीजर भी हमने यूएसए से लिया हुआ है। मतलब जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिमूव्ड होंगे, हमारे पार्लियामेंट इनको रिमूव करती है ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। सुप्रीम कोर्ट के लिए अंडर आर्टिकल 124/4 में हम रिमूव करते हैं और हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 1217। ठीक है, तो आपको बेसिक देखिए कुछ पॉइंट्स ही बताता जा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मतलब 6 पॉइंट्स हैं जो हम कह सकते हैं सोर्सेज जो हमारे यूएसए से हैं। क्या क्या एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूवल प्रोसीजर ऑफ जजेस। तो ये हमने कहां से लिया हुआ है, दैट इज यूएसए से। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बट यूएसए में आपको बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन पूछ ले वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सबसे पुराना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री का है, तो करेक्ट आंसर यूएसए है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंट्री बात है, दैट इज ब्रिटेन। अब हम देखते हैं ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या क्या लिया हुआ है। ब्रिटेन से हमने लिया सिंगल सिटीजनशिप, मतलब याद रखिएगा हर सिटीजन का, इंडिया का जो इंडियन सिटीजन है उनकी एक नागरिकता है, मतलब एक सिटीजनशिप है। ऐसा नहीं है कि आप एमपी में रहते हो तो एमपी की अलग सिटीजनशिप है, यूपी की अलग है, इंडिविजुअल स्टेट्स की नहीं है कि इंडियन सिटीजनशिप ही है हमारे यहाँ, तो सिंगल सिटीजनशिप है। ओके, ऐसा भी नहीं कर सकते आप कि आप दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लो, फॉर एग्जांपल यूएसए की ले लो और इंडिया की भी रख लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिया में सिर्फ आप एक सिटीजनशिप ही रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड जो हमने ब्रिटेन से लिया हुआ, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हुआ जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, दे रन द गवर्नमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। मतलब याद रखिएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पार्लियामेंट में पास हो सकता है, अगर वो पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी। तो मतलब एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर और
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो याद रखिए रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट में उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर मेजोरिटी नहीं हुई या सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया वहां पर तो उनकी गवर्नमेंट गिर सकती है। मतलब ओवरऑल दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है। ओके, नेक्स्ट है थर्ड जो हमने ब्रिटेन से लिया दैट इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सारे लोग बराबर हैं, नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म मतलब होता है दो हाउस होना, ठीक है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इंडियन पार्लियामेंट में दो हाउस है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, तो बाइकैमरलिज्म भी हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर मतलब बिल मस्ट पास थ्रू अ पार्लियामेंट बिफोर इट बिकम्स अ लॉ। मतलब याद रखिए कोई भी बिल है उसको पहले पास कराना पड़ेगा आपको पार्लियामेंट से, जब वो पार्लियामेंट से पास हो जाएगा तभी वो जाकर आगे चल के लॉ बनेगा। तो एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है तभी जाके आप उसको लॉ बना सकते हैं, तो ये भी हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है प्रीरोगेटिव रिट्स, यानी कि प्रीरोगेटिव रिट्स की बात करें तो कोर्ट्स क्या कर सकता है, कुछ स्पेशल ऑर्डर मतलब जिसको आप रिट्स कह सकते हैं वो इशू कर सकता है टू प्रोटेक्ट पीपल राइट्स एंड इंश्योर जस्टिस। मतलब जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए याद रखिएगा स्पेशल ऑर्डर रिट्स जो है वो पास कर सकता है, और ये जो है ये भी हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। मतलब 6 चीजें जो है हमने ब्रिटेन से लिए, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। एक है सिंगल सिटीजनशिप, एक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक है रूल ऑफ लॉ, एक है बाइकैमरलिज्म, एक है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर और एक है प्रेरोगेटिव रिट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट कंट्री में आते हैं, दैट इज आयरलैंड। हमने आयरलैंड से क्या क्या लिया हुआ है, देखिए आयरलैंड से हमने लिया हुआ है डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैं आपको बता दूं ये एक तरीके से गाइडलाइंस होती है जो गवर्नमेंट को बोलती है कि इस तरह के लॉज और पॉलिसीज जो है वो आप बनाइए फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो एक तरीके से गाइडलाइंस है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो देश की गाइडलाइंस है। ठीक है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डीपीएसपी मेंशन है, याद रखना आपको, है ना। ये भी एग्जाम में पूछा था कि किस पार्ट में जो है वो आपका जो है वो मेंशन है, आर्टिकल नंबर 36 से लेके आर्टिकल नंबर 51 जो है वो डीपीएसपी से डील करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आयरलैंड से हमने लिया है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा वो मेथड हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएस। तो आपको पता होगा प्रोसीजर है, देखिए मैं पॉलिटी में आगे पढ़ाता हूं कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, बट बेसिक याद रखिएगा जो भी मेथड है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का वो हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। ठीक है, और पब्लिक डायरेक्टली वोट नहीं करती है, याद रखिएगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ओके, आप मुझे बताइए एट प्रेजेंट हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देश की प्रेसिडेंट अभी कौन है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। आपको पता होगा प्रेसिडेंट जो है वो 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकती है इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। ओके, और ये भी पॉइंट हमने कहां से लिया हुआ है, दैट इज आयरलैंड से। ओके, तो आयरलैंड से हमने 4 पॉइंट लिए हुए हैं, मैं आपको बता दूं डीपीएसपी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ओके, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इन 4 फील्ड्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो सॉरी 3 पॉइंट जो है वो हमने आयरलैंड से लिए हुए, तीनों का रिवाइज मैं यहां पे करा दिया, डीपीएसपी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं सोवियत यूनियन, दैट इज रशिया, आप एक तरीके से कह सकते हो। यहां से हमने क्या क्या लिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस। मैं आपको बता दूं देश की जो फंडामेंटल ड्यूटीज है एक तरीके से बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो हर सिटीजंस को करना है टुवर्ड्स देयर नेशन। ओके, और बता दूं ये जो टुवर्ड्स देयर नेशन हमको करना है ना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये पार्ट 4A में हमारे मेंशन है, और आर्टिकल नंबर जो है 51A है जो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। ठीक है, जो हमने कहां से लिया हुआ, दैट इज रशिया से। दूसरा जो है हमने प्रीएम्बल में वर्ड आपने सुने होंगे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। ओके, तो यार देखिए जो जस्टिस वर्ड है ना, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, ये हमने लिया हुआ है कहां से, दैट इज रशिया से। और आपको बता दूं इसका मतलब क्या होता है, मतलब फेयरनेस, इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजंस, मतलब सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। याद रखिएगा मतलब एक तरीके से कोर आइडियल से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पे फेयरनेस और इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजंस की हम इस जस्टिस में बात करते हैं, ऐसा नहीं कि जस्टिस लोगों को ना मिले। ठीक है, तो ये जो है हमने कहां से लिया और रशिया से। अब देखिए यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, 2 पॉइंट बता दूं जो रशिया से लिए, एक फंडामेंटल ड्यूटीज और एक आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द प्रीएम्बल। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में नहीं थी, ये हमने एक अमेंडमेंट किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसके थ्रू हमने फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की, और जब ऐड की थी तब 10 ही ड्यूटीज हमने ऐड की थी। बाद में हमने एक ड्यूटी और ऐड की, और वो हमने ऐड की 2002 में, मतलब 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हमने याद कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमने ऐड की थी। तो टोटल एट प्रेजेंट 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं।
ठीक है। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी हमने ऐड की, ठीक है, जो 86 अमेंडमेंट से हमने ऐड की, वो कौन सी थी, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से देखते हैं हमने क्या क्या लिया हुआ है। पहला लिया हमने कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में आपको बता दूं 3 टाइप की लिस्ट होती है, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में लॉ यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट लिस्ट में लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बनाती है। ठीक है, तो याद रखिए ये सारी चीजें आपके 7th शेड्यूल, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल है उसमें मेंशन है। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है 7th शेड्यूल में मेंशन है, मैंने अभी आपको बताया, जिस पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट्स मैं आपको कॉन्करेंट लिस्ट के बता देता हूं, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं। ओके, ये हमने कहां से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। आर्टिकल नंबर 301 से 307 जो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करता है, मतलब एक तरीके से फ्री मूवमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस थ्रू आउट द इंडिया जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ सिटिंग हो, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 108 में मेंशन है। याद रखिए, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, कभी भी कोई बिल अगर पास नहीं होता ऑर्डिनरी बिल, तो हम उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। ठीक है, अब आप मुझे होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको कि ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है, मतलब ठीक है हेड कौन करता है, या आप मुझे बताइए। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, स्पीकर हेड करता है या डिप्टी स्पीकर हेड करता है लोकसभा का, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया में 3 चीजें हैं, कंकरेंट लिस्ट हो गई, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कनाडा की। कनाडा से हमने क्या क्या लिया हुआ है, हमने लिया फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब पावर तो शेयर होंगे बिटवीन सेंटर और स्टेट, यानी कि फेडरल सिस्टम मतलब होता है सेंटर और स्टेट के बीच में पावर शेयर होना, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी वो ज्यादा पावरफुल रहेगी। तो पावर शेयर होंगे बट सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट, ये हमने कनाडा से लिया हुआ है। ओके, वेस्टिंग रेसिडुअरी पावर्स इन द सेंटर्स। देखिए, कुछ चीजें सेंट्रल लिस्ट में मेंशन होती है, अभी मैंने आपको बताया, कुछ चीज स्टेट लिस्ट में मेंशन होती है और कुछ कंकरेंट लिस्ट में होती है। अब ऐसी चीजें जो ना सेंट्रल लिस्ट में मेंशन है, ना स्टेट में, ना कंकरेंट में, उनको कहते हैं रेसिडुअरी। ठीक है, तो ऐसी रेसिडुअरी पावर्स जो है वो ऑटोमेटिकली सेंट्रल में चली जाती हैं, पार्लियामेंट के पास पावर आ जाते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स में लॉ बनाने का जो तीनों लिस्ट में मेंशन ना हो। तो ये आर्टिकल नंबर 248 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट ऐसे सब्जेक्ट्स में लॉ बना सकता है जो तीनों लिस्ट, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है, वो अगर आता है तो ऑटोमेटिकली वो पार्लियामेंट के पास पावर आ जाता है, आर्टिकल 248। ओके, कनाडा के नेक्स्ट हम देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। जो स्टेट गवर्नर्स होते हैं, हर स्टेट में आपको पता होगा गवर्नर होंगे, ठीक है, तो उनकी गवर्नर की अपॉइंटमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है अंडर आर्टिकल 155 जो है, गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको पब्लिक इलेक्ट नहीं करती। ठीक है, अब आप जिस भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने स्टेट के गवर्नर का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन मतलब प्रेसिडेंट को अगर कभी कोई डाउट वगैरह है तो वो ओपिनियन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 143 में लिखा है प्रेसिडेंट चाहे तो ओपिनियन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट का, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ है या पब्लिक इंपॉर्टेंस है तो उसमें याद रखिएगा वो ओपिनियन ले सकता है, इसे कहते हैं एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट ये एडवाइस ले सकता है अंडर आर्टिकल 143। मतलब 4 चीजें आपके कनाडा में, एक है फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक है वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर्स इन द सेंटर, एक है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, और फोर्थ जो है दैट इज एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं साउथ अफ्रीका। देखते हैं साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया हुआ है। सबसे पहले प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बता दूं अंडर आर्टिकल 368 प्रोसीजर मेंशन है किस तरह आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कहां से लिया है, साउथ अफ्रीका से। दूसरा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा का इलेक्शन है मेथड कौन सा यूज करेंगे वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है। बता दूं मैं आपको, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली पब्लिक वोट नहीं करती, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके मेंबर, इलेक्टेड मेंबर जो है वो वोट करते हैं और तब जाके राज्यसभा का मेंबर जो है वो इलेक्ट होता है। प्रोसीजर वही है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मेथड का नाम यही है। तो ये जो मेथड है इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका, बता दूं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट आते हैं जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया हुआ है, जब भी यार के देश में इमरजेंसी लगेगी, ठीक है, तो किस फंडामेंटल राइट्स जो हैं सस्पेंड होंगे ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, ये हमने लिया हुआ जर्मनी से। तो याद रखिए जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 358 और अंडर आर्टिकल 359 जो है वो इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। ये हमने जर्मनी से लिया हुआ है। बट एक पॉइंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
1978 ये ऐड किया गया कि आप फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हो एक्सेप्ट अंडर आर्टिकल 20 और 21। ये दोनों जो फंडामेंटल राइट है ये सस्पेंड नहीं होंगे इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑल्सो। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस में डिस्कस करते हैं क्या लिया हमने फ्रांस से। रिपब्लिकन सिस्टम, मतलब इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, मतलब जो देश का प्रेसिडेंट होगा वो इलेक्टेड होगा, डायरेक्टली इलेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी इलेक्ट हो सकता है, बट इलेक्ट होगा। ऐसा नहीं कोई हेरिडिटरी रूल है वहां का किंग और क्वीन रूल करेंगी, इलेक्शन होगा, याद रखिएगा। तो हमारे यहाँ रिपब्लिक सिस्टम है, ये हमने फ्रांस से लिया हुआ है। फिर देन आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो प्रीएम्बल में मेंशन है ये भी हमने फ्रांस से लिया हुआ है। यानी लिबर्टी मतलब फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी मतलब इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज हो गया, और फ्रेटर्निटी मतलब हो गया भाईचारा, दैट इज ब्रदरहुड एंड यूनिटी हो गया। ठीक है, तो ये हमने फ्रांस से लिया हुआ है। ठीक है, तो दो चीज फ्रांस से ली हुई है, रिपब्लिकन सिस्टम, ओके, और जस्टिस ऑफ आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जापान की। जापान से हमने क्या लिया हुआ, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ जो है वो हमने जापान से लिया। इसका मतलब ये है गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट अ पर्सन ओनली बाय फॉलोइंग अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो जो भी पार्लियामेंट में लॉ बना होगा उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट एक्शन जो है वो ले सकती है अगेंस्ट अ पर्सन। ओके, नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए ये जो है एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा सोर्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन का इसी एक्ट से लिया गया। मतलब अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा हमने कहां से लिया हुआ है, यूएसए, ब्रिटेन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो करेक्ट आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होगा। यहां से हमने लिया फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम मतलब होता है सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स को डिवाइड किया जाएगा, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया हुआ है। ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर एक होगा, कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट होगा जिसको राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, ये जो है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, मतलब हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी होगी, मतलब अगर आप लोअर कोर्ट से आपको पनिशमेंट मिलती है, कुछ भी होता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी मिलती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी होगी, सुप्रीम कोर्ट टॉप पे होगा, देन हाई कोर्ट एंड देन सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। नेक्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन, अंडर आर्टिकल 315 में बता दूं यूपीएससी होगा, टू रिक्रूट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स। याद रखिए पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश करने की बात भी की गई है। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन में तीन टाइप के इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। तो ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। ओके, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन डिटेल रूल्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन एंड स्टेट। तो यूनियन और स्टेट को रन करने के लिए आपको एक डिटेल रूल्स रेगुलेशंस चाहिए, ओके, जिससे कि स्मूथ गवर्नेंस हो सके। ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया हुआ है। मतलब एक तरीके से रिवीजन करें तो फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया ये सबसे बड़ा सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। करीबन आप देख सकते हैं 2/3 जो है आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीजें हैं वो आइदर वर्ड टू वर्ड इससे ली गई हैं या तो माइनर मॉडिफिकेशन के थ्रू इसको ऐड की गई हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा सोर्स, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का आपको बता दिया कहां कहां से क्या चीजें ली गई हैं। आप एक्सपेक्ट करिए 4 मार्क्स अगर आपने लेक्चर एंड तक देखा है तो आपको जरूर एग्जाम में मिल जाएंगे। ओके, जाते जाते आपको बता दूं अगर आप स्टैटिक जीके का कोर्स चाहते हैं जहां पर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए स्टैटिक जीके के, देख सकते हैं मैंने कुछ सैंपल भी दिए हुए हैं। ठीक है, और जो भी मैंने अभी लेक्चर पढ़ा है इसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे 8815306208 पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। यहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे और डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, एप्लीकेशन नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर मैंने स्टैटिक जीके का, याद रखिएगा एप्लीकेशन का कोर्स का लिंक डाल रखा है। आप स्टैटिक जीके के कोर्स को ओपन करके डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। ओके, और जो लोग करंट अफेयर्स भी चाहते हैं तो याद रखिए आपके लिए लेटेस्ट अपडेटेड बुकलेट हमने एमसीक्यू की निकाली है। 1200 एमसीक्यूज यहां पर एमसीक्यूज के साथ आपको इमेजेस मिल रही हैं, यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, इस तरह के आपको एमसीक्यूज अवेलेबल हो जाएंगे। करंट अफेयर्स भी चाहिए, सेम प्रोसीजर आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा 8815306208 पे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं एप्लीकेशन से बाय करना तो एप्लीकेशन नाम है देवाशीष क्लासेस, आप ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से भी जाकर आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर मैंने करंट अफेयर्स का कोर्स दिया हुआ है। अब कुछ लोग कहेंगे हमको दोनों बाय करना है, करंट अफेयर्स भी बाय करना है, स्टैटिक जीके भी बाय करना है, तो उसके लिए कॉम्बो पैक मैंने बना दिया आपको, मेरे एप्लीकेशन में है देवाशीष क्लासेस में, जहां पर करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा,
जाएगा, स्टैटिक जीके भी मिल जाएगा और 1000 एमसीक्यूज के आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज भी अवेलेबल हो जाएंगे। कैसे आप बाय कर सकते हैं तीनों चीजें, याद रखिएगा आप मेरे ऐप को डाउनलोड करिए देवाशीष क्लासेस, वहां पर आपको एक कोर्स अवेलेबल होगा। याद रखिएगा सारी चीजें अवेलेबल होंगी एक साथ एक जगह पे मिल जाएंगी और इसमें 40% का आपको ऑफ भी मिल जाएगा अगर आपने ये कूपन कोड वहां पर लगा दिया। और जो ये कोर्स नहीं चाहता है, ओनली पीडीएफ चाहता है, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप करके 8815306208 पे व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकता है। ओके, आपने देखा होगा मैंने लेक्चर को बहुत क्विक पढ़ाया, जल्दी जल्दी पढ़ाया, क्योंकि देखिए ये स्टैटिक जीके है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे चीजें कराता हूँ, इसमें आपको रिवीजन हो सके। वीडियो को लाइक करिए अगर आप चाहते हैं ऐसी टू द पॉइंट हम जल्दी जल्दी चीजें आपको कंप्लीट कराते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं और भी ऐसे लेक्चर्स बनाए तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, व्यूज ज्यादा आएंगे तो लॉजिकल है इस पे और भी लेक्चर्स आपके लिए बनाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसमें फर्दर आपको हमारे लेक्चर्स की सारी डिटेल्स यहाँ पर मिलती रहे। ओके, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स ओपन, आप कमेंट कर सकते हैं, और जिन लोगों को भी इस लेक्चर की भी पीडीएफ चाहिए वो इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके पीडीएफ को बाय कर सकता है। ओके, तो अभी यहाँ पर मुझे चलना होगा, और अगर आप कोई स्टैटिक जीके का नया टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर आप मेंशन कर दीजिए कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए बना के दें, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। ओके, तो अभी यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।